Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 20th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 20 जुलाई 2026 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है न्यूजीलैंड को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन को। माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा डिले हो गया है आज सेशन, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फटाफट कवर करेंगे, क्योंकि आज का अखबार बिल्कुल बेकार है यार। आज के न्यूज़पेपर में लिटरली कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो एग्जामिनेशन में सीधा सीधा आपको हेल्प कर सके, इसलिए मैंने कुछ अलग से कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है। और कल संडे भी था, आपको पता होगा संडे के भी हम लोग आर्टिकल्स को नेक्स्ट डे पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि संडे में रिवीजन होता है। तो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अच्छे से सुनिएगा। वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको अटेम्प्ट करना। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना। पता चलेगा इससे यहाँ पर कि कौन कौन लोग कितने अच्छे तरीके से सेशन को सुन रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है दोस्तों, ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में आपको देखने को मिलेगा। देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगर स्ट्राइक अभी हुआ जैसे आप लोगों ने देखा, और आज 20th ऑफ जुलाई है। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पिछले 30 दिनों से जंतर मंतर पर, उनका एक मार्च है टुवर्ड्स दी पार्लियामेंट, ये सब आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कवरेज चल रहा है। लेकिन देश में एक और जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों, हंगर स्ट्राइक चल रही है। और वो हंगर स्ट्राइक किस चीज़ को लेकर है? केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर है, ठीक है। और ये जो स्ट्राइक है ये भी 15वें या 16वें दिन पर एंटर कर रही है, जहाँ पे लोग भूखे बैठे हैं। खासकर कौन से प्रोजेक्ट के खिलाफ? केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ से लोगों को हटाया जाएगा जब ये प्रोजेक्ट लगेगा तो, ठीक है। 2 नदियों को जोड़ने की बात हो रही है, केन नदी को बेतवा से जोड़ने के बारे में डिस्कशन हुआ है, जिससे बेतवा नदी या बुंदेलखंड वाला जो रीजन है सूखा पड़ा रहता है। इससे क्या होगा, केन नदी से पानी खींचकर बुंदेलखंड वाले रीजन तक पहुंचाया जा सकेगा, ठीक है। जो सूखे की परेशानी आती है हर बार, जिसकी वजह से खेतों में सिंचाई नहीं हो पाती है, तो वो सब पानी वहाँ पर मिल सकेगा। लेकिन इसके लिए कैनाल वगैरह बनाना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। 2 नदियों को आप कैसे जोड़ दोगे? 2 नदियों को जोड़ने के लिए बीच में कैनाल, एक बड़े से नाले टाइप की रास्ते की ज़रूरत पड़ती है, जिससे पानी इस नदी से दूसरे नदी में खींचा जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश के अंदर में जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, बुंदेलखंड वाला रीजन स्प्लिटेड है, मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं पर ये पूरा प्रोजेक्ट लग रहा है। और इस रीजन के अंदर में आप देखोगे तो लोगों की डिमांड है कि लोगों की जो परेशानियां हैं पहले वो सुन ली जाएं, एंड सेकंड थिंग इज़ कि प्रॉपर तरीके से रिहैबिलिटेशन हो जाए। अगर लोग यहाँ से हटाए जाएंगे, उनके घर वगैरह हटाए जाएंगे, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा दूसरी जगह पर, तो प्रॉपर तरीके से उनको सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी ज़रूरी है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पे करंट समय पर यह प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट मेनली जो ट्राइबल वेमेन है इनके थ्रू दिया जा रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा है? कूपी नामक एक गांव है, वहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है बनाना रिवर, उस नदी के किनारे ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्टर्स ने अलग अलग तरीके से सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल जैसे जल सत्याग्रह को शो किया गया है, ठीक है, पानी के पास में यहाँ पर वो खड़े हैं इस प्रोजेक्ट को अपोज करने के लिए। उसके अलावा चिता सत्याग्रह दिखाया गया है, ठीक है, मतलब जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा, चिता बनाई गई है, उस पर लोग लेट कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फांसी सत्याग्रह यहाँ पर हो रहा है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जहाँ पर एकदम एक्सट्रीम तरीके से अपना ओपोजिशन दिखा रहे हैं कि भाई हमको हटाया ना जाए हमारी जगह से, ठीक है। और हटाया जाएगा तो रिहैबिलिटेशन कैसे होगा वो भी कोई सारी जानकारी है नहीं। तो प्रोटेस्ट यहाँ पर इसी रिहैबिलिटेशन के इशू से रिलेटेड है कि अगर ये केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट लगा रहे हो, जो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट 2 नदियों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट यानी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के नाम पे दिखाया जा रहा है, ये वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा। अगर आप पर्पस देखोगे इस प्रोजेक्ट का तो ठीक है, बुंदेलखंड वाले रीजन में कुछ जगह पर सूखा पड़ रहा है, इरीगेशन के लिए पानी चाहिए, तो केन नदी से पानी खींचकर वहाँ तक ले जाया जाएगा। लेकिन ये जो जब बात आती है रिहैबिलिटेशन की, बिल्कुल जब लोगों को यहाँ पर हटाया जाएगा तो उनका रिहैबिलिटेशन कैसे होगा, ये पूरा रोड मैप अपने पास में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। या लोगों की जो यहाँ पर कंसर्न्स है, लोगों की जो ग्रीवांसेस हैं, चिंताएं हैं, उसको सुनना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये प्रोटेस्ट को कंडक्ट किया गया है।
अब एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये केन बेतवा रिवर लिंक इंटर प्रोजेक्ट है क्या? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एग्जामिनेशन में यहीं से आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखिएगा, भारत का पहला दो नदियों को जोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, और वो भी एक प्लान के अंदर में, देश के अंदर में एक प्लान हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर रिवर इंटरलिंकिंग। इसके अंतर्गत कोई एक नदी नहीं, मल्टीपल रिवर्स जिसको आपस में जोड़ने की बात की जा रही है। ऐसी नदियों को कि भाई पास में एक नदी है जिसमें पानी ज़्यादा है और दूसरी नदी है जिसमें पानी कम है, तो जिसमें सरप्लस वाटर है उसमें से सरप्लस वाटर को थोड़ा सा निकाल कर जहां पे डेफिसिट में वाटर देखने को मिल रहा है उस नदी में पहुंचा देना। तो जिस नदी में पानी ज़्यादा है वहां से निकालकर जिस नदी में पानी कम है वहां पर पहुंचाना। इसके लिए बीच में कैनाल वगैरह बनाया जाता है जिससे दो नदियों को जोड़ने का काम किया जाता है। तो इसके थ्रू बहुत सारे कह सकते हैं कि हम लोग ये प्लान चला रहे हैं, या बहुत सारे दो नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट आज भारत के अंदर में कंडक्ट हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आप समझ गए कि भाई केन नदी के अंदर में जो करंट समय पर पानी एक्स्ट्रा है, सरप्लस वाटर है, उसको बेतवा नदी के अंदर में, बेतवा नदी वाटर डेफिशिएंट है, पानी की कमी है, उस जगह पर ये पानी पहुंचा देना। एग्जैक्ट लोकेशन पर आप देखोगे तो ये अपना उत्तर प्रदेश हो गया और नीचे यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया। इनके बीच में एक लंबी चौड़ी बाउंड्री लगती है, बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ पर आप देखोगे मेरे दोस्त तो आपको ये मिल जाएगा केन रिवर, ठीक है, और ये रही बेतवा रिवर जो जिसका कुछ हिस्सा आपको यूपी में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अल्टीमेटली दोनों नदियां जो बहकर हैं ये सीधा यमुना में जुड़ती हैं। तो एक बात तो आपने रट लेनी है अच्छे से एग्जामिनेशन के लिए कि यमुना की ट्राइब्यूटरी हैं। पूछ ले केन और बेतवा दोनों किस नदी की सहायक नदियां हैं? ट्राइब्यूटरीज हैं, तो यमुना रिवर की ये ट्राइब्यूटरीज हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब यहीं पर जो ये केन नदी है आपको दिख रही है, यहीं पर पन्ना टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है। इसका हिस्सा भी कुछ इसी रीजन में आ रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि भाई बहुत सारा जो टाइगर्स का हैबिटेट है ना, वो भी घेर लिया जाएगा। तो टाइगर्स कैसे प्रोटेक्ट करे जाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा दोस्तों, केन रिवर पर ही एक डैम बनाने की बात हो रही है जिसका नाम है दौधन डैम। ठीक है, तो इससे हम लोग इस तरीके से कैनाल बनाएंगे और ये कैनाल सीधा सीधा बेतवा को जोड़ेगा, और इस पूरे रीजन के अंदर में जो पानी की समस्या है वो पानी की समस्या पूरी हो पाएगी, क्योंकि अभी के समय पर बेतवा में पानी की कमी है। तो केन नदी से खींच के पानी ले जाया जाएगा और इस रीजन के अंदर में वो पानी इस पूरे रीजन को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो केन नदी है मेनली मध्य प्रदेश से बहती है। बेतवा नदी मेनली यहाँ पर आप देख पाओगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह से बह रही है, लेकिन दोनों नदियाँ अल्टीमेटली यमुना में जाकर जुड़ जाती हैं। दैट मीन्स बोथ रिवर्स आर दी ट्राइब्यूटरीज ऑफ आर यमुना। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी ज़रूरत क्या है? इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पज़ हम लोगों ने समझ लिया है। एग्जैक्टली यह है कि भाई पानी की जो कमी है बुंदेलखंड रीजन में उसको पूरा करना, क्योंकि यहाँ पे लोग लगातार सूखापन फेस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है, पानी का शॉर्टेज रहता है, लाइवलीहुड बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पहला काम ये होगा कि लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा, खेतों में पीने का पानी मिलने लगेगा, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिलेगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ेगा। जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, रीजनल इकॉनमी बढ़ेगी। तो ये है दोस्तों यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का अल्टीमेट पर्पस। इसको दो फेसेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। फेस 1 की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा टारगेट है पहले दौदा डैम को कंस्ट्रक्ट करना। ये आपसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दौधन डैम कहाँ पर बनाने की बात हो, ये केन नदी के ऊपर में मध्य प्रदेश के अंदर में। फेज 1 में पहला ये डैम बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे अहम स्ट्रक्चर यही है। फिर केन बेतवा के बीच में एक खुदाई करके एक कैनाल बनाया जाएगा, नाला टाइप कैनाल आप कह सकते हैं। 221 किलोमीटर का लंबा होगा, 2 किलोमीटर की टनल होगी, और इसमें से ही जो पानी है केन नदी से वो सीधा बेतवा में पहुंचेगा। फिर जो ऊपर हम लोगों ने डैम वगैरह बना रखा है, इससे हम लोग बहुत सारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जनरेट करेंगे। 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर एंड 27 मेगावाट का सोलर पावर भी जनरेट किया जाएगा। ये तो फेज 1 की बात हो गई। इसमें जो पानी है कितना उपयोग होने वाला है, इसमें पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में जो वाटर का यूटिलाइजेशन होने वाला है वो है 4543.52 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का। ठीक है, और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश कितना यहाँ पर पानी मिलेगा, उत्तर प्रदेश को कितना पानी मिलेगा, और इन वाटर को पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। ये फेज़ 1 की बात हुई। अब फेज़ 2 जब हम इस प्रोजेक्ट का देखते हैं तो इसमें हम लोग कुछ और भी लोअर और डैम, फिर उसके बाद में कोटा बैरेज, देन बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, ये सब लगाने वाले हैं। इन स्ट्रक्चर की वजह से पानी को स्टोर करना थोड़ा सा बढ़िया हो पाएगा। तो पानी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, रेगुलेट कर पाएंगे, और पानी हमेशा इस रीजन के अंदर में अवेलेबल होगा। ये फेज़ 2 के अंदर में काम होगा। तो फेज़ 1 फेज़ 2 क्या है पर्पज़, आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। बट इसमें जैसे मैंने आपको बताया, एक तो चिंता वो है जो लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पर जो देखने को मिलती है वो है एनवायरमेंटल कंसर्न, तो इसको ना भूलिएगा।
सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न यही है कि यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ता है, जो अभी हम लोगों ने मैप में देखा मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। टाइगर्स की पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से 6000 एकड़ का जो पूरा एरिया है वो क्या होगा, इस पूरे प्रोजेक्ट में ही घिर जाएगा, वो प्रोजेक्ट के अंदर में कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दौधन डैम को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है केन रिवर पर, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, याद है या नहीं। अब इसकी वजह से क्या होने वाला है, टाइगर हैबिटेट यानी जहाँ पर टाइगर्स रहते हैं उनकी जो रहने की जगह है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जंगल को हम डिस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, डिस्ट्रक्शन मचा रहे होंगे, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ को वहाँ से कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, ठीक है, या वो स्पीशीज़ कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्राइबल फैमिलीज़ को बस यही डर है कि उनका जो घर वगैरह वहाँ पे बना हुआ है वो अपने घर को खो देंगे। अब लाइवलीहुड किस जगह पे होगा, कैसे होगा, दूसरी जगह पर कैसे उनको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरा जाएगा, ये सब कुछ रोड मैप क्लियर होगा तो उस पर वो विचार भी कर सकते हैं। अभी सब कुछ क्लियर नहीं है, दैट इज़ वाई दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा मुद्दा अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि क्या चल रहा है मामला, करंट सिचुएशन क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में बचे कुछ फैक्ट्स, रिवर को लेकर डेटा, टाइगर रिजर्व को लेकर डेटा, इसके इम्पैक्ट, दैट मीन्स इस आर्टिकल को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने कवर कर लिया है। कुछ भी रिवाइज करना है तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर, सारी डिटेल्स यहां पर दी गई हैं। चलिए कम ऑन टू दी नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल कहता है स्टडी फाइंड्स कोस्टल एशियाटिक लायंस मेनली डिपेंड ऑन वाइल्ड प्रे नॉट दी डोमेस्टिक एनिमल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एशियाटिक लायन को लेकर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है, वो भी दो बार। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि भाई देश के अंदर में जो लायन पाया जाता है, देखो एक तो एशियाटिक लायन होता है जो भारत के अंदर में ही मिलता है केवल, और कहीं नहीं मिलता दुनिया में, क्योंकि इंडिया खुद यहाँ पर एशिया में आने वाला एक देश है। इंडिया में खासकर कहाँ पर है, जो हमारे गुजरात का गिर रीजन है वहाँ पर ये पाए जाते हैं एशियाटिक लायन। दूसरे लायन जो हमारे दुनिया में पाए जाते हैं वो अफ्रीकन लायन है, लेकिन फ़र्क यह है कि अफ्रीकन लायन अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। एशियाटिक लायन केवल गिर रीजन और गिर के एक दो आसपास वाले रीजन में ही देखने को मिलते हैं बस। तो इसलिए हमने कुछ दिनों पहले एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था, शायद आपको याद आ रहा होगा, कि भाई गिर रीजन से थोड़ा सा लायंस को हमें शिफ्ट करना चाहिए, दूसरे जगहों पर भी देश में अलग अलग जगह पर बांट देना चाहिए। इससे यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा, तो उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा था कि यहाँ पर इससे क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कभी भी कोई बीमारी वगैरह फैल जाती है तो उससे हम अपने लायंस को बचा पाएंगे, क्योंकि लायंस की पॉपुलेशन डाइवर्स तरीके से हमने फैला रखी होगी अलग अलग जगहों पर। समझे इस बात को। अभी फिलहाल मैटर क्या है कि गुजरात के अंदर में जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन पर भी ये जो एशियाटिक लायंस है वो पाए जाते हैं, जैसा आपको ये फोटो दिख रहा होगा। लेकिन अब बात यह है कि जो गिर में प्रोटेक्टेड रीजन है उससे बाहर जो लायंस मिल रहे हैं, क्या वो भी जंगली जानवर का ही शिकार करके खाते हैं, या फिर गाय भैंसों के ऊपर में उनका जीवन डिपेंडेंट है, कैटल्स का ज़्यादा शिकार करते हैं। ये रिपोर्ट के अंदर में आना था। अब जिसके बाद डिटेल्स निकल कर आई है, स्टडी ने पहली बात तो ये बताया कि गुजरात का जो कोस्टल इकोसिस्टम है, तट वाला हिस्सा है, वहाँ पर कुछ लायन की पॉपुलेशन पाई गई है। और डेटा के अकॉर्डिंग पता चला है कि ये लायन की पॉपुलेशन तब भी जंगली जानवरों का ही ज़्यादातर शिकार करते हैं, और ख़ासकर इसमें जो ब्लू बुल है, जिसको हम नील गाय कई बार कहते हैं, तो जो भी यहाँ पर इन लायंस के लिए मेन शिकार होता है वो नील गाय का शिकार होता है। याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है लायन के फूड में। लायन के अंदर में जो बायोमास लायन कंज्यूम करता है, यानी कि जो भी वो खा रहा है, उसमें 51% कॉन्ट्रीब्यूशन इस नील गाय का हो रहा है। फिर उसके बाद में दूसरा वाइल्ड पिग्स, जो जंगली सुअर है, उसको ये कंज्यूम करता है। दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि कोस्टल रीजन पर भी पाने से, जिस जगह पे वो पाते हैं वहाँ पर तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है ही जंगली जानवरों की, जिनका वो शिकार करते हैं, अपना पेट भरते हैं। लेकिन वहाँ से प्रोटेक्टेड एरिया से जब ये बाहर निकल जाते हैं तो अनुमान ये था कि केवल ये गाय भैंसों का शिकार करते होंगे या दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स का शिकार करते होंगे। लेकिन रिपोर्ट बताती यहाँ पर यह स्टडी जो कंडक्ट की गई है, इससे पता चला है कि ज़्यादातर ये नील गाय ही कंज्यूम कर रहे हैं। उसके अलावा जो वाइल्ड पिग्स वगैरह हैं उसको यहाँ पर ये जो शेर है वो खाता है। कहोगे ये कैसे पता चला कि भाई ये शेर ये खाता है, ये लाइव स्टॉक्स के ऊपर में ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है? उसके पीछे का रीज़न है कि जो शेर का मल होता है उसके सैंपल्स इकट्ठे करके लैबोरेटरीज में टेस्ट किया गया है, जिसके बाद ही ये सारी की सारी जो जानकारी है वो निकाली गई है। और यहाँ पे बार बार आपने देखा होगा कि एक वर्ड यूज़ हो रहा है कि नील गाय शेर के लिए ज़्यादा बायोमास कंट्रीब्यूट कर रही है, लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन कम है। बायोमास मतलब, इसका मतलब है टोटल वेट।
भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल वेट, मतलब इस स्टडी में कहने का मतलब यह है कि भाई कितना वजन के हिसाब से कितना कंज्यूम कर रहा है लायन। ठीक है, ऐसा नहीं कितने जानवर खा रहा है, वजन के हिसाब से कितना खा रहा है, उस चीज को यहां पर ये चेक किया जाता है। अब ये स्टडी मैंने आपको बताया 160 लायन का जो ये मल है उसका सैंपल्स इकट्ठा करने के बाद में उस पर टेस्टिंग की गई थी, जिसके बाद पता चला कि भाई ये बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को ही कंज्यूम करता है जब ये बाहर अपने टेरिटरी से बाहर है तब भी। डोमेस्टिक एनिमल्स को बहुत ही कम कंज्यूम करता है, इनका कंट्रीब्यूशन कम है। अदरवाइज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो लायंस के फूड के अंदर में है वो है ब्लू बुल का, यानी नील गाय का। लगभग 51% जो बायोमास लायन कंज्यूम करता है वो नील गाय के थ्रू कंज्यूम करता है। फिर बच्चा कुचा वाइल्ड पिग्स के थ्रू कंज्यूम करता है। फिर उसके बाद लास्ट में आते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, फाइंडिंग्स हमने डिस्कस करी, मामला क्या चल रहा था वो हमने समझा, और फिर उसके बाद आर्टिकल में थोड़ा सा एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन के बारे में डिटेल दी गई है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि स्टडी में बताया गया है 2025 के अंदर में जो लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन था, यानी लायन की जो पॉपुलेशन की काउंटिंग की गई थी उसके हिसाब से गुजरात 891 एशियाटिक लायन का घर है। यानी गुजरात के अंदर में 891 लायन हमको देखने को मिल जाते हैं जो एग्जैक्टली एशियाटिक लायन और भारत के अंदर में प्रेजेंट है, और गुजरात इकलौता नेचुरल घर भी है एशियाटिक लायन का पूरे दुनिया में, और कहीं पर एशियाटिक लायन नहीं पाए जाते। ठीक है, अब ये रहा रिवीजन पॉइंटर जिसको आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं, मामला क्या चल रहा था। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं आपको सेपरेटली थोड़ा एशियाटिक लायन के बारे में पढ़ा देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो, लायन की तो वैसे दो स्पीशीज है जनरली, एक अफ्रीकन लायन, एक एशियाटिक लायन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक लायन की स्पीशी और हुआ करती थी बैरबेरी लायन, जो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर में पाया जाता था, जिसको पैंथेरा लियो लियो कहा करते थे। ठीक है, बहुत खतरनाक लायन हुआ करता था, बट आज यहाँ पर ये वाइल्ड रीजन में बहुत एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त से हो चुकी है प्रजाति, खत्म से हो चुकी है प्रजाति। तो केवल दो ही प्रजाति काउंट की जाती हैं, एक अफ्रीकन लायन और एक एशियाटिक लायन। अच्छा, अफ्रीकन लायन और एशियाटिक लायन के बीच में क्या डिफरेंस है? बहुत ही मेजर सा डिफरेंस आप देख पाओगे। सबसे पहली बात, दो अफ्रीकन लायन है, इनका साइज जो है वो एशियाटिक लायन के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है। और सबसे बड़ी पहचान पता है क्या है? ये इनकी पेट की झूलती हुई स्किन। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे जो हमारे देश में पाया जाता है एशियाटिक लायन, उसकी जो नीचे वाली ये स्किन है, जो ये एब्डोमेन के नीचे स्किन देख रहे हो, ये थोड़ा सा लूज है और झूल रही है नीचे के साथ में, अंडर बेली कहा जाता है, जो अफ्रीकन लायन में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, क्लियरली आप यहां पर देख पा रहे होंगे। फिर दूसरी चीज जो मैन होता है, मैन MANE की बात कर रहा हूं, यानी कि जो ये हेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं ये लायन के मुंह के चारों तरफ, तो ये अफ्रीकन लायन में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द एक्सटिंक्ट लायन, सॉरी एशियाटिक लायन। ठीक है, आई होप ये क्लैरिटी मिली। एशियाटिक लायन के बारे में जब आप डिस्कशन करते हो तो मैंने आपको बताया कि 891 के आसपास पॉपुलेशन प्रेजेंट है, वो भी केवल और केवल कुछ ही जगह पर, गुजरात के कुछ ही रीजन्स है जहाँ पर ये प्रेजेंट है। एशियाटिक लायन का आज दूसरा घर भी है भारत में, वो है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको एज अ सेकंड होम के तौर पे डेवलप किया गया है। एक ऑल्टरनेटिव हैबिटेट यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो लायन है एशियाटिक लायन केवल एक जगह पे ना रहें, बहुत सारी जगह पर इनकी पॉपुलेशन रहे। बाकी आपने कुछ नहीं याद रखना, ये थोड़ा सा याद रखना कंजर्वेशन स्टेटस, कि आज हम लोग यहाँ पर किस तरीके से इन लायन की सुरक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में इन एशियाटिक लायन को शेड्यूल 1 के अंदर में कवर किया गया है, याद रखिएगा। कहाँ पे कवर किया गया है? शेड्यूल 1 में, यानी इसको हाई लेवल का प्रोटेक्शन दिया गया है, कोई इसका शिकार वगैरह नहीं कर सकता, करेगा तो भाई उसको पनिशमेंट दी जाएगी। सेकंड, यहाँ पर साइट्स की जो यहाँ पर डिटेल्स है इसमें अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर एशियाटिक लायंस का कमर्शियली व्यापार नहीं हो सकता। थर्ड आपके सामने जो प्रेजेंट है दोस्तों वो है IUCN रेड लिस्ट। इसमें रेड लिस्ट के अंदर में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर में कवर करने का मेन पर्पज़ है कि भाई ये प्रजाति थोड़ी सी खतरे में है, इसको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। देन बात आती है यहाँ पर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि भाई लायन को प्रोटेक्ट करने के लिए आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है प्रोजेक्ट लायन। तो भारत सरकार ने प्रोजेक्ट लायन जो है लॉन्च किया था साल 2020 में, ताकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन को बचा सकें। और एशियाटिक और अफ्रीकन लायन के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, कि जो जब हम इसको अफ्रीकन लायन से कंपैरिजन करेंगे तो अफ्रीकन लायन के कंपैरिजन में एशियाटिक लायन साइज़ में थोड़ा छोटा होता है और इसका वेट वगैरह कम होता है। और बेली, जो मैंने बताया, बेली की जो स्किन है वो थोड़ी सी नीचे की साइड में एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड में देखने को मिल जाती है, जो अफ्रीकन लायंस में नहीं पाया जाता। मेन की बात करेंगे, बाल की बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि चेहरे के चारों तरफ जो बाल होते हैं वो अफ्रीकन लायन के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एशियाटिक लायन के कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि इनके एशियाटिक लायन के हम कान वगैरह आराम से देख सकते हैं।
जबकि अफ्रीकन लायन के कान वगैरह अच्छे से देखने को नहीं मिल पाते क्योंकि वो बालों में छुप जाते हैं। सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मेल एशियाटिक लायंस भारत के अंदर में जो पाए जाते हैं एशियाटिक लायंस, वो सोशल थोड़े से कम होते हैं। जनरली फीमेल्स के साथ में ठहरते हैं, रहते हैं मीटिंग के समय पर या फिर जब शिकार वगैरह कर रहे होते हैं, ज़्यादा सोशल नहीं है वो। जबकि अफ्रीकन लायंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। कलर की बात करेंगे तो वो कलर थोड़ा सा सैंडी बफ ग्रे सा कलर यहाँ पर आपको इंडिया में एशियाटिक लायन का देखने को मिल जाता है। कई बार प्राइड ऑफ गुजरात के नाम से भी यहाँ पर एशियाटिक लायन को देखने कहा जाता है। एपेक्स प्रेडेटर है और ये बहुत ज़रूरी भी है एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये नेचुरल प्रेडेटर है। ये नेचुरल तौर पर क्या करता है, हर्बीवोरस एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। नहीं तो फिर हर्बीवोरस एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और वो सारी की सारी जो ग्रीनरीज हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, उसके अलावा ग्रासेस हैं, वो सब खा के वो ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। आप कुछ भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर। सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एग्जामिनेशन में, आप रेडी हैं? अगला आर्टिकल, यहाँ से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। खासकर यहाँ पर लेंटेना कैमरा के बारे में सर्च कर लेना, मैं आपको अब बताऊँगा। तो इस आर्टिकल को बहुत विस्तार से पढ़िएगा। बहुत शानदार चीज़ें इसके अंदर में मेंशन की गई हैं। फैक्ट्स ही फैक्ट्स भरे हुए हैं। कुछ तो यहाँ पे इन्वेजिव प्लांट्स की स्पीशीज़ के नाम दिए गए हैं जो यूपीएससी को मेरे हिसाब से बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहे हैं। ये देखो पूरा पैराग्राफ है स्पीशीज़ का, मैंने कोई बात नहीं आपके नोट्स में ऐड कर दिया है। ये जो नोट्स दिख रहे हैं सब बने बनाए आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। जैसा ये पीडीएफ इंग्लिश में दिख रहा है वैसा हिंदी में भी मिलता है। जिसको चाहो प्रिंट आउट करवाओ, एज इट इज़ रीड करो। आर्टिकल कवर हो गया, नोट्स बन गए, क्वेश्चन मिल गए, सब कुछ एक ही पीडीएफ में। लेकिन ये पीडीएफ कहाँ पर मिलता है मैं आपको बता दूं, ये केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में मिलता है और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं ट्रैक पर। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग इन्वेजिव एलियन स्पीशी कहते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज इन्वेजिव एलियन स्पीशी, जिसके बाद आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। देखो, देश के अंदर में जब ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था तो बहुत सारी जो प्लांट्स वगैरह की स्पीशीज़ हैं वो बाहर से अलग अलग कंट्री से इंडिया लेकर आई गई थी, अलग अलग पर्पज़ के लिए, डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए या दूसरे और प्रकार के पर्पज़ के लिए। अब वो प्लांट्स की स्पीशीज़ इतनी खतरनाक हो गई कि वो अपना विस्तार करती चली गई, वो फैलती चली गई। इवन अपने देश के अंदर, यानी कि अपने देश की जो बहुत सारी पौधों की प्रजातियां हैं वो इतना ग्रो नहीं कर पाती हैं जितना यहाँ पे बाहर विदेशी प्लांट्स की स्पीशीज़ ग्रो कर जाती हैं। और वो फैलाव कर रही हैं अपना, हमारे देश की प्लांट्स की स्पीशीज़ को ग्रो नहीं करने देती। यानी कि हमारे देश में जो प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं उसको हम लोग नेटिव स्पीशी कहते हैं। तो ये नेटिव स्पीशी पे हावी हो जाती हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशी। बाहर से आई गई है ना, इसलिए इसको इन्वेजिव एलियन स्पीशी का नाम दिया गया है। और इसलिए इसको नॉन नेटिव स्पीशी भी बोला जाता है क्योंकि हमारे देश को बिलोंग नहीं करता। ये हमारे इकोसिस्टम में लेकर आया गया, लेकिन आज यहाँ पर इन स्पीशीज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये अपना विस्तार बहुत तेज़ी से करते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक हो गया लेंटेना कैमरा, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है इसको लेकर। एक दूसरा यहाँ नाम आपको देखने को मिल जाएगा क्रोमोलाइना ओडोरेटा। ये दुनिया की मोस्ट अग्रेसिव प्लांट्स स्पीशी के तौर पे देखने को मिलती हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे अग्रेसिव स्पीशी हैं ये दोनों, जो बहुत तेजी से अपना विस्तार करती हैं और जिस भी जगह पर आप ले जाओगे वहाँ के नेटिव प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देंगे, खुद यहाँ पर अपना ये फैलाव करते रहेंगे। तो इसको इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ कहा जाता है। और ऐसे भारत के अंदर में मल्टीपल एलियन इन्वेजिव स्पीशीज़ देखने को मिल जाएगी। पूरी लिस्ट ये है जो मैंने आपको अभी ऊपर आर्टिकल के अंदर में जो पैराग्राफ दिखाया था ना कि भाई ऐसी मल्टीपल स्पीशीज़ हैं, यूपीएससी को ऐसे क्वेश्चन पूछना पसंद है, ये पूरी लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट है दोस्त। कुछ कुछ नाम मिलते जुलते यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी वापस से आएंगे हम, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इन्वेजिव एलियन स्पीशी होती क्या है। तो आप कहोगे हमें ये भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि इनका नेगेटिव इंपैक्ट होता है, ये हमारे देश के प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देते, खुद ग्रो करते रहते हैं और इसमें कोई फायदा भी नहीं है। तो अभी तक तो इतना ही पता चलता था कि ये नुकसानदायक है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट है। अब क्या हुआ है, एक नई स्टडी पब्लिश हुई है और वो स्टडी कहाँ पे की गई है दोस्तों, रायमोना नेशनल पार्क के अंदर जो असम में प्रेजेंट है। और इन्होंने ये बताया कि सभी इन्वेजिव प्लांट स्पीशी गलत नहीं है, कुछ इन्वेजिव प्लांट स्पीशी ऐसी हैं जो हमारे लिए अच्छी भी हैं, सभी हार्मफुल नहीं है हमारे फॉरेस्ट के लिए या हमारे एग्रीकल्चर के लिए।
इसमें से कुछ ऐसी भी हैं जो एनवायरमेंट में बढ़िया रोल प्ले करती हैं। हमारे बटरफ्लाइज को आज जो बचा के रखा हुआ है, उनकी पॉपुलेशन जो बचा के रखी हुई है, वो इन्हीं इन्वेजिव स्पीशीज ने रखी हुई है, वो यहाँ पर कहते हैं। तो स्टडी के अंदर में क्या पब्लिश किया गया, आइए समझते हैं एक एक करके ये सारी स्टडी क्या कहती है। ये कहती है कि देखो, पहले रायमोना नेशनल पार्क में क्या हुआ है मैं आपको समझा दूं। ये असम के अंदर में कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, जो बोडो टेरिटोरियल रीजन आता है उसी के अंदर में ये शामिल है, ठीक है। और यहीं पर पास में ऊपर भूटान वाला रीजन आता है, तो भूटान का भी फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। दोनों आसपास में मिलते जुलते आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं। अब यहीं पर पूरे एरिया में देखोगे तो बहुत सारी प्लांट्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, और इस पूरे रीजन में, भूटान और असम के इस पूरे रीजन के अंदर में बहुत सारी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज भी हमको देखने को मिल जाती हैं। तो रिसर्चर्स ने यहाँ पर यह बताया कि इस पूरे रीजन में 220 तो बटरफ्लाई की प्रजातियां, इतनी ज़्यादा बटरफ्लाई की प्रजातियां मिलती नहीं है कहीं पर। बटरफ्लाई आजकल आम बहुत कम हो चुका है दिखना, आम नहीं है देख पाना। और बटरफ्लाई की स्पीशी तो है ही है। इस पूरे रीजन में दोस्तों 56 लार्वल होस्ट प्लांट स्पीशीज हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लार्वल होस्ट प्लांट स्पीशीज। अगर ये नहीं होंगी तो बटरफ्लाई की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल है वो देखा होगा। कैटरपिलर से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे करके यहाँ पर पूपा वगैरह, फिर वो बटरफ्लाई का फॉर्मेशन होता है। यानी बटरफ्लाई पहले अंडा देती है, लेकिन अंडा कहाँ पे देती है, हर जगह पे नहीं देती। वो ऐसे ही लार्वल होस्ट प्लांट स्पीशीज पर देती है। कुछ गिने चुने प्लांट्स की स्पीशीज हैं जिसको पहचानती है और वहाँ पर अंडा देती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर जो ये बटरफ्लाई है वो कह सकते हैं कि अपनी पॉपुलेशन बढ़ा पाते हैं। तो पहली बात तो इतनी प्लांट की स्पीशीज यहाँ पे है। दूसरा 41 नेक्टर प्लांट स्पीशी है। अब बटरफ्लाई पैदा तो हो जाए, जीवित रहने के लिए कुछ खाना पीना होगा उसको या नहीं, बिल्कुल चाहिए उसे। तो जीने के लिए वो क्या करती है, एक स्वीट सा जो जूस निकलता है प्लांट्स के फ्लावर से, जिसको बोलते हैं नेक्टर, उसी नेक्टर को कंज्यूम करती है। तो नेक्टर जो है उस तितलियों का एक प्राइमरी फूड सोर्स है। तो भाई 56 तो ऐसी प्रजातियां हैं प्लांट की जो बटरफ्लाई का पॉपुलेशन बढ़ाती हैं। 41 ऐसी स्पीशीज है इस पूरे रीजन के अंदर में जो इनका खाने का जुगाड़ कर देती हैं। तो ये दिखाता है रायमोना नेशनल पार्क बटरफ्लाई डाइवर्सिटी के मामले में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर फिर जब हमने प्लांट्स की स्पीशीज़ को देखा, क्योंकि ऐसे तो 100 प्लांट की स्पीशीज़ हो गई, इसको आइडेंटिफाई करने गए तो स्टडी में पता चला कि बटरफ्लाई के लिए 3 मेजर इन्वेजिव प्लांट स्पीशी हैं। एक प्लांट स्पीशी है लेंटेना कैमरा, वही इन्वेजिव एलियन स्पीशी। दूसरा यहाँ पर क्रोमेलिना ओडोरेटा, और दुनिया की सबसे खतरनाक इन्वेजिव स्पीशी यही दोनों हैं। इसमें तीसरी और एक ऐड कर लो जिसका नाम है ज़िज़िफस मॉरिशियाना। तो ये स्पीशीज़ मतलब वैसे तो बहुत जहरीली मानी जाती हैं, हमारे फॉरेस्ट के लिए हार्मफुल मानी जाती हैं। इसको अक्सर जहाँ पे देखा जाए वहाँ से उखाड़ कर फेंकने की बात की जाती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलते हैं और अपने देश की जो नेटिव प्लांट्स है उसको ख़त्म करके उस पर से ग्रो कर जाते हैं ये। लेकिन ये स्टडी कहती है कि भाई इनका एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन भी है, यानी हमेशा ये बुरी ही नहीं है। आज बटरफ्लाइज जो जीवित हैं वो इन्हीं स्पीशीज़ में से कुछ स्पीशी को चुनकर अंडा देती हैं, और इन्हीं प्लांट्स की स्पीशीज़ में जो फ्लावर है उसका रस पी के यहाँ पर जीवित रहती हैं। तो ये प्लांट्स बटरफ्लाइज के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत रेलिवेंट चीज़ आपको मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। लार्वल होस्ट प्लांट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये वो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे बटरफ्लाइज अपने अंडे वगैरह देती हैं। लैंटेना कैमरा के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, हमने क्रोमेलिना ओडोरेटा के बारे में डिस्कशन कर लिया। ये सारे के सारे बटरफ्लाई से ही एसोसिएटेड हैं। कोई बटरफ्लाई को जगह दे रहा है, कोई बटरफ्लाई को यहाँ पर फूड प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। और लार्वल होस्ट प्लांट्स की जब बात आती है तो ऐसे बटरफ्लाई की रिप्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसे तमाम ये प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिल जाते हैं। तो कहोगे करें क्या भाई, अब यह उखाड़ के भी ना फेंकें, ये खतरा भी तो है ना। चलो फायदा दे रहा है, बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन को सस्टेन कर रहा है, लेकिन खतरा भी तो है ना। हाँ बिल्कुल, तो इसको उखाड़ के फेंकना भी सही नहीं है, क्योंकि बटरफ्लाइज के लिए ज़रूरी है। तो एक मिडिल पाथ को अपनाया जा सकता है। और मिडिल पाथ क्या है कि इन इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ को कंप्लीटली रिमूव ना किया जाए। कंप्लीटली रिमूव करने की बजाय इनका मैनेजमेंट हो सकता है। भाई एक स्मॉल प्रोटेक्टेड एरिया में ग्रो कर सकते हैं केयरफुल तरीके से, और इनके पैचेस को मैनेज किया जा सकता है, जिससे यहाँ पर ये खतरा नहीं बनेगा दूसरे स्पीशी के लिए। और ये कंटिन्यूसली यहाँ पर वो जो रस है फूलों का वो बटरफ्लाई को देता रहेगा। बटरफ्लाई की पॉपुलेशन प्रोटेक्ट करके हम रख सकते हैं। तो मैनेजमेंट करना यहाँ पर ज़रूरी है, जिससे बात बन जाएगी। आई होप क्लैरिटी मिल चुकी है। कुछ भी रिवाइज करना है इस आर्टिकल का आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत ईजिली, सारी की सारी डिटेल्स एग्जैक्टली यहाँ पर दी गई हैं ना। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, और अगला टॉपिक जो है ये आपका जीएस पेपर नंबर 3, हमारा जो इकॉनमी वाला सेक्शन है, बिजनेस वाला सेक्शन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 के बारे में।
तो एक्चुअली में ये इंडेक्स रिलीज हुआ है, पीआईबी में भी ये टॉपिक था, बट कल हमारे द हिंदू में भी पब्लिश हुआ है। गुजरात ने इस इंडेक्स के अंदर में टॉप कर लिया है। पहली बात मेरे दोस्त जो आपने रट लेना है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स 2026 पूछ लेगा कि कौन रिलीज करता है इस इंडेक्स को, तो रिलीज करने वाली बॉडी है नीति आयोग। नीति आयोग यहाँ पर इस इंडेक्स को लेकर आता है। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें यह चेक किया जाता है कि भारत के कौन कौन से राज्य और कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर पॉलिसीज इतनी बढ़िया हैं कि बहुत सारा बाहर से विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, निवेश आ रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लोग वहां पर पैसा लगाना चाह रहे हैं। तो ये उसको मेजर करता है। इसमें 8 पिलर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग देते हैं। तो इस बार 2026 का जो ये इंडेक्स है, इसके अकॉर्डिंग गुजरात एक मोस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बनकर आया है भारत में, जहां पर इन्वेस्टर के लिए सारी की सारी पॉलिसीज उनके प्रति फ्रेंडली हैं। तो इन्वेस्टर को गुजरात में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा आसान, ह्यूज प्रॉफिटेबल लगता है, इसलिए यहाँ पर गुजरात इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट में सबसे नंबर 1 पर है। फिर सेकंड पर महाराष्ट्र है और थर्ड पर आपको तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा। ये 3 स्टेट हैं अकॉर्डिंग टू दिस इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स 2026। तो रिलीज कौन करता है, नीति आयोग, ये आपको पता चल चुका है। इंडेक्स का मेन पर्पस क्या है कि भाई स्टेट और यूनियन टेरिटरीज किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज को लेकर चल रहे हैं। इससे क्या होता है, अलग अलग राज्यों के बीच में हेल्दी कंपटीशन प्रमोट होता है। अब अगली बार जब इंडेक्स रेडी होगा तो उसके लिए पहले से ही बहुत सारे राज्य तैयार होंगे कि अपने राज्यों के अंदर में भी हम पॉलिसीज को नई तरीके से सेटअप करेंगे और नए तरीके से इन्वेस्टमेंट करवाने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाएंगे अपने पूरे एनवायरनमेंट को, जिससे जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो भाई फैक्ट्रीज लगेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और रीजनल डेवलपमेंट होगा। तो इस पूरे इंडेक्स का कवरेज क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स 2026 की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है, यानी सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरीज इसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन किस आधार पे ये रैंकिंग देता है, जैसे गुजरात को टॉप पे रखा, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, आखिरकार वो कौन कौन से यहाँ पर रीजंस है, वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इन स्टेट्स को टॉप पे रखा गया, बाकी को बॉटम पे। तो 8 पिलर्स होते हैं। सबसे पहली बात, उस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा वहाँ पे इन्वेस्टर बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। जहाँ पे रोड्स की क्वालिटी अच्छी है, रेलवे, एयरपोर्ट्स, उसके अलावा पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ अच्छा है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस रीजन में आएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोड्यूस होकर बहुत जल्दी से एक्सपोर्ट हो सकेगा वहाँ से। फिर बिजनेस क्लाइमेट, वो देखा जाता है कि वहाँ पे बिजनेस करना कितना आसान है, बिजनेस शुरू करना कितना आसान है, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस या प्रोसीजर्स तो नहीं है, इन सबको देखा जाता है। और जितना आसान होगा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टर उसी पर्टिकुलर रीजन में जाएगा। तीसरा, यहाँ पे रिसोर्स हो गए, देखा जाएगा कि वहाँ पर भाई अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री लगा तो लूँ, लेकिन वर्कर्स, स्किलफुल वर्कर्स मिल पाएंगे या नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर हैं या नहीं है, इंडस्ट्रियल लैंड अवेलेबल है नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो ये रिसोर्सेज एसेंशियल हैं। जहाँ पर सब कुछ प्रॉपर मात्रा में 24 आवर्स अवेलेबल होगा वहाँ पर इंडस्ट्रीज जाएंगे, इन्वेस्टमेंट जाएगा। तीसरा, गवर्नमेंट पॉलिसी, कि भाई उस राज्य सरकार की जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ वो कैसी हैं, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसीज़ कैसी हैं, वो राज्य सरकार इंसेंटिव कितना दे रहा है, जो ज़्यादा इंसेंटिव दे रहा होगा इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जाएंगी। ट्रांसपेरेंसी कितनी है। फिर पांचवी चीज़ आती है रेगुलेटरी ईज, ये मेजर करता है कि कितना सिंपल और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है उस पर्टिकुलर राज्य में, बिजनेस को अप्रूवल किस तरीके से मिल रहा है, लाइसेंस क्लियरेंस कितनी जल्दी मिल पा रहा है। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, सरकार की अलग अलग संस्थाएं हैं, उसके अंदर में जो एफिशिएंसी है उसका सर्वे किस तरीके से हो रहा है, पब्लिक सर्विस लोगों को मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, इन्वेस्टर्स को कितना सपोर्ट मिल रहा है। फिर एट द लास्ट फाइनेंशियल हेल्थ आता है, उस पर्टिकुलर स्टेट का फाइनेंशियल हेल्थ, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है वो राज्य, कितना कर्जे में है, बजट स्टेबिलिटी कैसी है उस राज्य की। फिर एनवायरमेंट रेजिलियंस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर क्या कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख रहा है, समझ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के आधार पे बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग राज्यों में जाता है। तो जहाँ पे ये सारे के सारे 8 पिलर्स मजबूत होंगे, दैट मीन्स वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। तो आज यहाँ पर इन 8 पिलर्स के मामले में, बड़े राज्यों के मामलों में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा यहाँ पर ये टॉप करते हैं। हिली और नदर्न स्टेट्स वाले रीजन में हमारा उत्तराखंड, उसके अलावा असम, हिमाचल प्रदेश और दूसरे हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए। यूनियन टेरिटरीज़ के मामले में दिल्ली, चंडीगढ़ और गोवा हो गया। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ में आ चुका है ये क्या है। और ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे बिजनेस करना थोड़ा आसान होगा, एफडीआई आएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, रोजगार बढ़ेगा, पॉलिसी रिफॉर्म्स होंगे और स्टेट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन एनकरेज होगा। आई होप ये क्लैरिटी मिल चुकी है, काम खत्म हो चुका है आज के सेशन का। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
अब एक एक करके मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट उनके आंसर लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में शुरू करो। इससे पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से पूरे सेशन को सुना है और कितने अच्छे से आपको यहाँ पर हर एक आर्टिकल के प्रति क्लैरिटी मिली है। क्वेश्चन नंबर 1 इज केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला, इसका मेन पर्पज है केन नदी से पानी को बेतवा नदी तक पहुंचाना। दूसरा, इसमें केन और बेतवा नदी जो दोनों की दोनों नदियां हैं या यमुना नदी की ट्राइब्यूटरी हैं। थर्ड, इसमें जो फेस 1 है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का, इसमें जो दाऊदन डैम है इसको कंस्ट्रक्ट करने की, इसको बनाने की बात की गई है और 221 किलोमीटर का कैनाल बनाने की बात की गई है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे बड़ी चिंता क्या है। पहला, कि पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा इसमें डूब जाएगा। दूसरा, जो सुंदरबन डेल्टा है उसका सैलिनाइजेशन हो जाएगा। तीसरा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। या फिर चौथा, जो कोरल ब्लीचिंग है गल्फ ऑफ मन्नर में वो देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज आइडेंटिफाइड एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द बायोमास कंज्यूम्ड बाय कोस्टल एशियाटिक लायन। जो कोस्टल एशियाटिक लायन होते हैं, जो भी यहाँ पर वो कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें बायोमास कंज्यूमर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर क्या है, सबसे ज़्यादा क्या खा रहे हैं, वाइल्ड पिग, नीलगाय, कैटल या चीतल। बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशियाटिक लाइन। एशियाटिक लाइन को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, एशियाटिक लाइन केवल और केवल एक वाइल्ड लाइन पॉपुलेशन है जो अफ्रीका के अलावा बाहर, मतलब इकलौती ऐसी शेर की प्रजाति एशियाटिक लाइन जो अफ्रीका के बाहर पाई जाती है। ठीक है, ओनली वाइल्ड लाइन पॉपुलेशन जो अफ्रीका के आउटसाइड देखने को मिल रहा है। सेकंड, एशियाटिक लाइन को आज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। थर्ड, इसको IUCN के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर ऑफ एशियाटिक लाइन कंपेयर टू अफ्रीकन लाइन। एशियाटिक लाइन और अफ्रीकन लाइन के बीच में क्या अलग अलग एक कंपैरिजन देखने को मिलता है, क्या अलगाव देखने को मिलता है। क्या ब्लैक टेल टफ्ट की वजह से जो एशियाटिक लाइन है वो अलग है एज कम्पेयर टू अफ्रीकन लाइन, या एशियाटिक लाइन के जो बैली है, जो स्टमक पे बैली है, वो थोड़ा सा नीचे की साइड में एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड स्किन देखने को मिल जाती है, या कंप्लीटली मैनलेस मेल्स होते हैं, या वाइट कलर की बॉडी यहाँ पर देखने को मिलती है एशियाटिक लाइन में। फिर आपके सामने एक और क्वेश्चन है, लेंटेना कैमरा, क्रोमोलेना ओडोरेटा एंड जिजिफस मॉरिशियाना, इन तीनों को लेकर आपके सामने यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स दी गई हैं। बताना है ये जो मैचिंग है वो या जो रोल है इन प्लांट्स की स्पीशीज़ का जो रोल है ये करेक्टली दिखाया गया है। क्या लेंटेना कैमरा एक मेजर नेक्टर सोर्स है बटरफ्लाइज के लिए। क्या क्रोमोलिना ओडोरेटा बटरफ्लाइज को सपोर्ट करता है उनके फ्लावरिंग सीजन में। क्या सिजिफस मॉरिशियाना क्या एक मेजर अगेन नेक्टर सोर्स यानी बटरफ्लाई को सपोर्ट करती हैं क्या तीनों के तीनों प्लांट्स की स्पीशीज़। बताएं। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स अगेन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने प्रेजेंट है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स 2026 हैज़ बीन रिलीज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स है 2026 का, इसको किसके थ्रू रिलीज किया गया है पहली बार, ये आपने बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इन सभी के आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही है। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं, ज्वाइन करके रख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का आपका एक अल्टीमेट सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। कल फिर से मिलते हैं जल्दी अपने सेशंस के साथ में, यानी सुबह जल्दी मॉर्निंग में।